संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और इस चर्चा में विपक्ष ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। खासतौर पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच चुनाव सुधार पर हुई टकराव को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे राहुल गांधी ने पूरी सरकार को हिला दिया। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर अपने हमले जारी रखे हैं और एक बार फिर अब इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा, इस पे भी सरकार नहीं, वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धजियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है। वो एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि अमित शाह घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उनके हाथ भी कांप रहे थे, लग रहा था कि उन्हें 102 डिग्री बुखार है। विपक्ष के नेता ने सरकार पर तीखे तंज की तो एक मुद्दे पर सरकार का साथ देने की भी बात कह दी। राहुल ने कहा कि दिल्ली का और बड़े शहरों का जो प्रदूषण है वो एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। मैंने सदन में सुझाव दिया कि हमें सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और दूसरे तरह से चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस विषय पर हमें एक मत होना चाहिए कि हम भविष्य की बात करेंगे और इस समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की भी राय लेंगे और हम देश को दिखाएंगे कि हम प्रदूषण के विषय पर एक साथ काम कर सकते हैं। राहुल के इस बयान का समर्थन प्रियंका गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मामले में मैं पूरी तरह से राहुल गांधी से सहमत हूं, मेरे ख्याल से सभी सहमत हैं। सरकार ने भी कहा कि हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हर साल प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बाकी सारे विषय पर चर्चा होती है तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए, केवल बातचीत नहीं। सरकार इस तरफ एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए तो अच्छा होगा। फिलहाल राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो सरकार का साथ देने को भी तैयार है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कई अहम घटनाक्रम सामने आए। कांग्रेस सांसदों की राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। 90 वर्षीय पाटिल का शुक्रवार सुबह लंबी बीमारी के बाद लातूर में निधन हो गया था। इस बीच 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में एक भी मंत्री की उपस्थिति न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस गैर मौजूदगी को सदन का अपमान बताते हुए मांग की कि कैबिनेट मंत्री के आने तक सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए। सभापति CP राधाकृष्णन ने सरकार से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के संतुष्ट न होने पर उन्होंने कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मंत्री किरेन रिजिजू ने गैर मौजूदगी के लिए माफी मांगी और साफ किया कि वो लोकसभा में शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों को नमन किया गया। इस बीच पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने गोवा नाइट क्लब आग मामले के आरोपियों को थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया पर बयान दिया। उन्होंने पुष्टि की कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उन्हें विश्वास है कि आरोपियों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इन हंगामों और बयानों के बीच सदन में SIR से संबंधित मामलों पर सामान्य बहस जारी रही। जैसा आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 19 तारीख तक चलेगा। इस दौरान सदन में और क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ने राजनीतिक उबाल ला दिया है। SIR का काम पूरा करने को लेकर जहां कई राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी और नियमों के मुताबिक बता रहा है। बता दें कि बंगाल में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है, लेकिन SIR की प्रक्रिया के दौरान 58,08,232 मतदाताओं की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच SIR की समय सीमा न बढ़ाना वोट काटने के लिए चुनाव आयोग की एक सोची समझी चाल मानी जा रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद बीते दिन चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया और यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अगर सूची में कोई शिकायत या गलती हो तो उसकी जानकारी आयोग को दी जा सकती है, जिसके बाद इन सूचनाओं के आधार पर सुनवाई की जाएगी। सभी सबूतों की जांच के बाद आयोग अंतिम सूची तैयार करेगा। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर को गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई थी और अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं। बिहार में सरकार के गठन को 1 महीना भी नहीं हुआ है। सरकार के गठन के साथ ही विधायकों में अनबन शुरू हो गई है। एनडीए में टूट का संकट गहराता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा मुश्किलों से घिरता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और विधायक रामेश्वर महतो ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामेश्वर महतो ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है। वो हर कदम, हर फैसले और हर इरादे को बारीकी से परखता है। विधायक का ये बयान साफ साफ उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना माना जा रहा है। बता दें कि रामेश्वर महतो मंत्री न बनाए जाने को लेकर पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ तब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधानमंडल के सदस्य के मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और अब विधायक की पोस्ट ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे एनडीए के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। संघ और पार्टी के बीच किसी नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 1 साल से ज्यादा वक्त से टकराव चला आ रहा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हाईकमान के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि यूपी में बीजेपी को 14 दिसंबर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका नाम 13 दिसंबर को सामने आ जाएगा, क्योंकि इसी दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए जाएंगे और ये तय है कि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होगा और ये चुनाव निर्विरोध होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि वो नाम किसका होगा, किसके नाम की पर्ची खुलेगी। जो चुनावी कार्यक्रम सामने आया है उसमें 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की निगरानी में ये प्रक्रिया होगी, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराएंगे। प्रांतीय परिषद के लगभग 400 सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चयन ही योगी आदित्यनाथ की किस्मत को भी तय कर सकता है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बात की चर्चाएं तो लगातार चल रही हैं कि बीजेपी हाईकमान और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते लगातार तनाव भरे चल रहे हैं। खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली, उसके बाद से बीजेपी हाईकमान और योगी के बीच तनाव ज्यादा ही बढ़ चुका है। इसी के चलते अभी तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी चुनाव कराया जाएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे 3 साल का ही होता है, यानी नड्डा ने सिर्फ एक्सटेंशन के सहारे ही दूसरा कार्यकाल भी लगभग पूरा कर लिया है। उनकी राजनीति में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल से हिंसा से जूझते इस प्रदेश में आखिरकार शांति की उम्मीद जताई जा रही है। खबर आ रही है कि राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी 37 विधायकों को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मणिपुर में सरकार गठन से जुड़ी जरूरी चर्चा की जाएगी। जहां एक तरफ राज्य में बीजेपी पर लोगों का गुस्सा बना हुआ है, तो वहीं पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुट गई है। दरअसल मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के एक ताजा बयान के बाद सरकार गठन को लेकर ये अटकलें तेज हुई हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी हाईकमान ने पार्टी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इस दौरान विधायकों के साथ राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और इसमें सरकार गठन को लेकर भी बातचीत हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार राज्य में शांति लाने में नाकाम रही और इस वजह से सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। 9 फरवरी 2025 को बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो अभी भी बरकरार है। लेकिन हालात अब भी सामान्य नजर नहीं आ रहे। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ है।
मणिपुर के लोगों की दिनचर्या अब भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हुई है। कई लोग आज भी शरणार्थी शिविर में ही रहने पर मजबूर हैं। हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी राज्य का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भी सवाल उठाया था कि मणिपुर में सरकार क्यों नहीं है। और अब सरकार गठन की इस खबर से उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब राज्य में शांति आएगी? पिछले 5 सालों में लाखों भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। ये जानकारी खुद मोदी सरकार ने संसद में दी है। राज्यसभा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि बीते 5 सालों में 8,96,843 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसने मोदी सरकार के शासन और देश के आर्थिक सामाजिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए एक बार पिछले 5 सालों के डेटा पर नजर डालते हैं। 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370, 2022 में 2,25,620, 2023 में 2,16,219 और 2024 में 2,06,378 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। 2022 में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 2,25,620 तक पहुंच गया। वहीं देश छोड़ने वालों के पसंदीदा देश यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और न्यूजीलैंड है। पिछले 5 सालों में 9 लाख से ज्यादा लोगों के देश छोड़ने का यह आंकड़ा देश से प्रतिभा के पलायन यानी ब्रेन ड्रेन की गंभीर समस्या को उजागर करता है। जानकार पूछ रहे हैं कि अगर ये न्यू इंडिया है तो फिर क्यों अवसर, सुरक्षा या बेहतर जीवन की तलाश में हमारे नागरिक देश छोड़ रहे हैं? नागरिकता छोड़ने की वजहों की बात करें तो कई पेशेवर और उद्यमी बेहतर वेतनमान, कम टैक्स और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बड़े बाजार की तलाश में देश छोड़ते हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहतर वैश्विक रैंकिंग और अध्ययन के बाद रोजगार के ज्यादा अवसर मिलना। भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता, इसलिए विदेश में स्थायी रूप से बसने के इच्छुक व्यक्तियों को वहां के लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। बेहतर एयर क्वालिटी, कम पॉल्यूशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली मोदी सरकार के शासनकाल में भारत से हाईली ट्रेंड और इलीट क्लास का एक बड़ा हिस्सा बेहतर संभावनाओं की तलाश में पलायन कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब ये बहस तेज हो गई है कि वो कौन कौन सी वजह हैं जिसके चलते भारतीय पलायन करने को मजबूर हैं। अब भारत सरकार इस पलायन को रोकने के लिए कोई कदम उठाती है या फिर ये पलायन इसी तरह जारी रहता है, ये तो देखना होगा।